बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो आज 8 दिन हो गए सानेहा डी चौक को, यानी 8 दिन मुकम्मल हो गए, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं किए और हुकूमत ने कौन से ऐसे काम हैं जो कर दिए हैं। यानी यहाँ पे हुकूमत बैकफुट पे होनी चाहिए थी। हुकूमत ने बहुत बड़ा जुल्म और जबर किया है, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाज़ उठी है। दुनिया में ये कहा जा रहा है कि लाशें गायब हैं, सहाफ़ी भी ये बातें कर रहे हैं और अभी तक 12 लाशें कंफर्म हो चुकी हैं जो लोग शहीद हुए डी चौक वाले साने में, और दूसरी जानिब 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चंद बुनियादी चीज़ें जो करनी थी वो अभी तक नहीं कर पाई। एक हफ्ता गुजर गया है। हमारा काम है वो चीज़ें आपके सामने रख देना। नंबर 1, CCTV फुटेज अभी तक महफूज नहीं हो सकी और ना इस हवाले से कोई कार्रवाई करवाई जा सकी है। नंबर 2, आलमी इदारों इंसानी हकूक़ की तंजीमों को अभी तक खतूत नहीं लिखे गए। नंबर 3, अंग्रेज़ी ज़ुबान में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आलमी मीडिया को मुखातिब नहीं किया गया। नंबर 4, FIR की दरखास्त अभी तक सामने नहीं आ सकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हदायत के बावजूद क्या कोई FIR करवाने का इरादा रखती है और उसका मतन क्या होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ FIR मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी तहरीर या FIR सामने नहीं आ सकी। नंबर 5, ज़ख्मियों के इंटरव्यूज़ शुरू नहीं हो सके और जब ज़ख्म भर जाएंगे ज़ख्मियों के, क्योंकि एक हफ्ता 8 दिन गुजर गए हैं और चंद दिनों के बाद जब ये ज़ख्म बेहतर होना शुरू हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उन इंटरव्यूज़ की वो अहमियत नहीं रहेगी और कोई फिर मानेगा भी नहीं। नंबर 6, अदालतों से रुजू नहीं किया जा सका। यानी अगर आप जाते हैं CCTV फुटेज मांगने या आप FIR करवाने जाते हैं और आपका ये काम नहीं होता तो फिर आपको अदालत से रुजू करना पड़ता है, ये काम भी नहीं किया जा सका। नंबर 7, शोहदा के खानदानों को अभी तक मुकम्मल इंटरव्यूज उनके नहीं हो पाए, हालांकि अब तक ये हो जाने चाहिए थे। नंबर 8, तमाम शोहदा की फैमिलीज को इकट्ठा करना चाहिए था। पेशावर के अंदर उनको इकट्ठा करते, एक प्रोग्राम करते, उनसे बातचीत करते और उनको जो 1-1 करोड़ रुपया देना वो भी दिया जाता उनको वहाँ पे, लेकिन ये भी काम अभी तक नहीं हुआ। 8 दिन गुजर गए। नंबर 9, हत्ता कि इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से जो बयानियाँ रखा, यानी इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से लगातार 2 दिन जो खबर शेयर हुई है, जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट शेयर हुआ है, उसकी इंटेंसिटी कुछ और है। इमरान खान साहब बात कुछ और कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसके नज़दीक भी नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के ट्विटर से जो बयानिया है वो किसी और तरह का है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत का बयानिया है वो किसी और तरह का है। और इमरान खान साहब की बहन जो बात कर रही हैं वो मैच करती है उस बात से जो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से आ रही है। नंबर 10, डाटा की मुकम्मल फरामी में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुस्त रवि का शिकार है। नंबर 11, ये जो लापता अफराद का मामला है, ये वो मामला है जो अगर कोई लाशें गायब हुई हैं खुदा न खास्ता तो उस मामले को हल कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक नहीं बता पाई 8 दिन गुजरने के बावजूद कि उनके कितने बंदे लापता हैं। देखिए, उनके वकला काम कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे इतने बंदे गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डाटा इकट्ठा करे कि जनाब टोटल लापता कितने हैं, उनमें से ये बंदे गिरफ्तार हैं, बाकी बंदे अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ गए, क्या उन्हें मार दिया गया या गायब कर दिया गया या वो गायब हो गए। इस बारे में कोई इतला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक नहीं दे सकी कि उनके बंदे लापता कितने हैं। नंबर 12, रेंजर्स और FCA एहलकार जो हादसे में शहीद हुए उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक हुकूमती बयानिए को काउंटर करने में नाकाम है। यानी हुकूमत लगातार कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेंजर्स को शहीद किया, FC को शहीद किया, लेकिन ये जो शहादतें हुई हैं ये एक हादसे के नतीजे में हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा है जिसके पोते ने एक गाड़ी चला के मारा है और वो बेचारा कह भी रहा है कि जी मेरे से मर गए और मेरे से शहीद हो गए और मेरी ये गलती है कि मैं उन्हें देख नहीं पाया, लेकिन वो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाला हुआ और इसको काउंटर करना चाहिए। तहरीक इंसाफ को हर जगह पे करना चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा चाहे अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। नंबर 13, जो स्नाइपर राइफल्स 2 अदद क्लेम की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, एक की फुटेज भी मौजूद है कि जो स्नाइपर ऊपर से लोगों को गोली चला रहा था उस स्नाइपर से जाके एक राइफल छीन ली थी, अमेरिकन साख्ता स्नाइपर राइफल, जिसके ऊपर वो लगा हुआ था टेलीस्कोप भी, और वो राइफल ले जाकर पार्टी की क़यादत को दी गई थी। अब वो जो है वो राइफल भी शो नहीं की जा रही, बताया नहीं जा रहा कि किस किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए उनके खिलाफ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास करने के लिए बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये काम वो नहीं कर रही। नंबर 14, अस्पतालों के अंदर नहीं गई, अभी तक डाटा इकट्ठा नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब देखें, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे हैं जिन पे मुकदमे नहीं है, जैसे कि बैरिस्टर गोहर हैं और बहुत सारे लोग हैं। इनको अस्पतालों में जाना चाहिए, वहां से डाटा इकट्ठा करना चाहिए, अस्पताल के अमलों से और बाकी लोगों से बात करनी चाहिए। ये भी काम नहीं किया। तो लगभग 1-1.5 दर्जन काम ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ को अब तक करने चाहिए थे और उनमें से उन्होंने कोई काम अब तक नहीं किया।
हुकूमत ने अभी तक क्या किया वो मैं आपको बता देता हूं। तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को अभी इस वक्त ये गलतफहमी है ना, और जो क़यादत के अंदर लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि इस मौके पर वो कानूनी हक को छोड़कर दिल बड़ा कर लेंगे शोहदा के मामले के ऊपर और आगे बढ़ेंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, तो उन्हें इतने बड़े सरप्राइज मिलेंगे कि उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। हुकूमत खामोशी के अंदर जो कार्रवाइयां डाल रही है, मैंने कुछ चीजें पता की है, मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, इस वक्त जो बंदे गिरफ्तार हैं उनकी असलहे के साथ वीडियोस और तस्वीर बनाई जा रही हैं। दौरान हिरासत उन्हें खड़ा किया जा रहा है गाड़ियों के साथ, जो गाड़ियां गायब की गई थी उनके अंदर असलहा रखा जा रहा है और उस असलहे के साथ और गाड़ियों के साथ उन बंदों की तस्वीर बनाई जा रही हैं। नंबर 2, जो गिरफ्तार बंदे हैं उनको जबरन रोजाना की बुनियाद के ऊपर गवाहियों के लिए तैयार किया जा रहा है और उनसे बयानात रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। नंबर 3, तहरीक इंसाफ में अंदरूनी लड़ाइयों को हुकूमत हवा दे रही है और तमाम टॉक शोज और तमाम चीजें इन चीजों पर करवाई जा रही है। नंबर 4, दहशतगर्दी और रियासत पर हमले जैसे संगीन मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगातार बनाकर उनकी फाइलें तैयार की जा रही हैं। नंबर 5, तहरीक इंसाफ के खिलाफ करारदादें आ रही हैं और एक बयानिए पे काम हो रहा है कि ये दहशतगर्द जमात कोई सियासी लोग नहीं है। नंबर 6, तवज्जो हटाने के लिए नॉन इश्यूज को इशू बनाया जा रहा है कि 26 नवंबर की रात जो भी हुआ उसके ऊपर तवज्जो ना रहे। नंबर 7 ये है कि लाशों का लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है, इस पर कॉलम लिखवाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी एक कॉलम आया था सुहेल बड़ाइश साहब का, सीनियर जर्नलिस्ट है लेकिन उन्होंने लाशों का मजाक उड़ाया। मैं हैरान हो रहा था। और कल जब PMLN के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं साथ में खड़ा हुआ देख रहा था। अच्छा, होता यह कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो जर्नलिस्ट हमेशा उनके सामने खड़े होते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन यहां मैं बड़ी अजीब चीज ये देखता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो जर्नलिस्ट उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये PMLN में ये रवाज है। पहले मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ये मुश्ताक बिन साहब खड़े होते थे, फिर वो बैरूपिया बनकर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ दिया और उधर को चले गए। और बहुत सारे लोग हैं बाद में वो ओहदे भी ले लेते हैं, जैसे अब सारा आलम है, फहद हुसैन है। अब सुहेल बड़ाइश साहब जो है वो आप देखें इनके साथ खड़े होकर सारे ला रहे थे। वो PTI को गालियां दे रहे हैं, नून लीग के बंदे, और ये सुहेल बड़ाइश साहब सारे ला रहे हैं ऐसे करके। और आज ही कॉलम लिख दिया और लाशों का मजाक उड़ा दिया और इमरान खान साहब को डोंकी राजा के नाम से मुखातिब किया और उनकी एहलिया को जादूगरनी और पता नहीं मुअक्कलात और क्या कुछ उन्होंने लिख दिया कॉलम के अंदर। तो ये जनाब सुहेल बड़ाइश साहब लाशों का मजाक उड़ा रहे हैं ताकि जुल्म पर पर्दा डालने की, मट्टी डालने की कोशिश की जा सके। नंबर 8, जो आवाजें हकायक बयान करती हैं उन्हें लगातार दबाव में लिया जा रहा है। नंबर 9 ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक क्रैकडाउन बहुत बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रहा है और नए कवानीन की आड़ में एक बड़ी कार्रवाई आप आने वाले दिनों में देखेंगे। तो हुकूमत ने अपना पूरा बयानिया भी तैयार किया, अपना पूरा ट्रैप भी तैयार किया। गलत, जुल्म, जबर, फस्तायत और जुर्म करने के बावजूद हुकूमत ने अपना घेरा तंग कर लिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजलूम होने के बावजूद और यहां उनके पास मौका था कि वो हुकूमत को जकड़ लेते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे यह नजर आ रहा हो कि वो इंसाफ लेने में संजीदा है। जो क़यादत बाहर मौजूद है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं। स्टेटमेंट तो इनके बहुत आते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे अभी तक कुछ नहीं हुआ और 8 दिन गुजर गए हैं। ये 8 घंटे का काम नहीं था टोटल, और 8 दिन गुजर गए हैं। यानी सानिया मॉडल टाउन जब हुआ था तो वो इतनी सी जमात थी, एक ही जगह पे उनका दफ्तर था, लेकिन वहीं बैठ के उन्होंने अपना पूरा कार्रवाई की और उन्होंने नून लीग की वह हुकूमत थी, तोती बोलता था उनका, सारी पुलिस, सारा निजाम उनका था, लेकिन उन्होंने अपनी FIR जमा करवाई। वो अदालत में गए, उन्होंने एक एक दरवाजा खटखटाया और बांध लिया और अपनी FIR करवाई फिर उसके बाद उन्होंने निजाम के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक ये चीजें नहीं की। अच्छा, अब बैरिस्टर गौर साहब ने एक दफा फिर बयान दिया। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि एक अजीब चीज चल रही है। इमरान खान साहब अपनी अहलिया को और अपनी बहनों को चीजें बताने के लिए इसलिए मजबूर हैं कि वो अपनी पार्टी पे उस तरह भरोसा नहीं कर सकते। पार्टी जो है वो बाहर आके जो बातें करती है उससे मुख्तलिफ बातें बाहर आकर अलीमा खान और बुशरा बीबी बताते हैं। यानी जो बातें इमरान खान साहब की फैमिली बताती है वो कुछ और होती हैं, जो पार्टी बताती है वो कुछ और होती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जो सहाफ़ी इमरान खान साहब को मिलने का जिन्हें मौका मिलता है जेल में दौरान समाअत, उन सहाफ़ियों की जो रिपोर्टिंग होती है वो कभी भी पार्टी के करीब नहीं होती, वो ज़्यादातर करीब होती है इमरान खान साहब की फैमिली के। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की फैमिली ज़्यादा चीज़ें बाहर आकर बताती है जो इमरान खान साहब कहते हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब की पार्टी है वो सेंसर्ड मालूमात बाद औक़ात बाहर लेकर आती है। बाद औक़ात बड़े खुलकर भी बात करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सारे लोग इस रास्ते पे चल रहे हो, कुछ लोग बड़ा खुलकर भी इसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पे 2 स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट है। बैरिस्टर गौहर ने साफ कहा कि जी अलीमा खान का कोई ताल्लुक नहीं है जनाब पार्टी के साथ। ये बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट आया और ये इन्होंने एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी
इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं करते। और बैरिस्टर गौर ने कहा कि इमरान खान की बहन अलीमा खान का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो तो इमरान खान की बीवी का भी कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी की सरबराही उनके पास तो नहीं है, ना उनकी बहन के पास है। लेकिन देखें, जब भी कभी इमरान खान साहब के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है तो बतौर बहन और बतौर बीवी तो बाहर निकल के वो एहतजाज कर सकते हैं, और वो करते हैं। और जो पैगामात इमरान खान साहब उन्हें देते हैं वो बाहर आके सुना देते हैं। जब पार्टी ठीक पैगामात नहीं सुनाती तो फिर वो अपनी फैमिली को इस्तेमाल करते हैं इमरान खान साहब। अगर ये फैमिली बीच में ना होती तो मामला क्या होता, कोई नहीं जानता। लेकिन इसमें यह है कि एक तो बैरिस्टर गौर साहब का ये स्टेटमेंट है, ये वो क्यों दे रहे हैं, उन्हें क्यों देना पड़ रहा है। दूसरी जानिब एक स्टेटमेंट है अलीमा खान का, इसको अगर मैं पढ़ता हूं तो मुझे कुछ बातें समझ आती हैं। अलीमा खान साहिबा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक्सर सुनते हैं बुशरा बीबी या अलीमा खान पार्टी की क़यादत ले रही हैं। ये बातें ये खुद फैलाते हैं क्योंकि वो माइनस इमरान खान की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ही लीडर है, वो बानी पीटीआई इमरान खान है। पीटीआई की क़यादत से राब्ते के हवाले से सवाल पर उन्होंने बताया कि पार्टी में से कोई भी हमारे राब्ते में नहीं होता। जब पार्टी रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया था उस रोज़ सलमान अकरम राजा ने इमरान खान को पैगाम भेजने का कहा था। बुशरा बीबी से मुताल्लिक इमरान खान की हमशीरा ने कहा कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को एहतजाज से मुताल्लिक कोई हदायत नहीं दी थी क्योंकि वो 2 हफ्ते पहले से बीमारी के बायस तारीख पर नहीं आ रही थी। उन्होंने मिशाल यूसुफजई के डी चौक के हवाले से बयान को झूठा करार दिया। ये तो आ गया जी उनका स्टेटमेंट। लेकिन साथ ही साथ एक खबर और भी है, और वो भी चल रही है कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों से कहा कि बुशरा बीबी को बुलवाएं, मेरी उनसे मुलाकात करवाएं। और बुशरा बीबी का यह दावा है कि जब उनकी लास्ट इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उनके पास पूरा प्लान था कि डी चौक पर एहतजाज कैसे करना है। और इमरान खान साहब ने डी चौक पर एहतजाज का फैसला 2 हफ्ते पहले कर लिया हुआ था, जब बुशरा बीबी की मुलाकात इमरान खान साहब से हो चुकी थी। तो नादरीन, ये चीज़ें हैं। एक तरफ माइनस इमरान खान की बात करते हैं लोग, जिसको जुटला रही है इमरान खान साहब की बहन, और दूसरी तरफ जो है वो उनकी बहन और उनकी बीवी को इमरान खान साहब की टारगेट किया जाता है और मखसूस लोग टारगेट करते हैं। अब एक चीज़ जो है ना वो दूसरी तरफ भी चल रही है, वो ये है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को बड़ा माइंड किया है कि हुकूमत ने ज़रा सा भी बोझ नहीं उठाया। यानी ये जो शहबाज शरीफ साहब ने हरकत की है ना कि डी चौक पर जो कार्रवाई हुई उस पर आर्मी चीफ का फौरन शुक्रिया अदा करके उनकी तारीफ कर दी, ये सीधी सीधी एक चार्जशीट है जो वज़ीर आज़म ने अपने गले से उतार कर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गले में पहनाने की कोशिश की है। और इसके ऊपर जो है वो वहाँ एक बेचैनी है, और उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जिनके लिए हमने इतनी मुखालफत ली पाकिस्तान में, और जिनके लिए इतना सारा कुछ किया, जिनके लिए इतना हद से आगे तक बढ़े, वो लोग इस काबिल भी नहीं है कि ज़रा सा बोझ उठा सकें। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा बोझ उठाया इस पीडीएम की हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पे पीएमएल-एन के लिए। लेकिन जैसे ही डी चौक पे बंदे मरे हैं, पीएमएल-एन ने वो बोझ उठाकर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे डाल दिया है। और अब कुछ बड़े अजीब अजीब काम हो रहे हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान हैं, जो टेलीविजन चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे आते हैं, वो अब अपने स्टेटमेंट देना शुरू हो गए हैं। यहाँ एक डिवीजन अब नजर आ रही है। थोड़े दिन पहले जो लोग एस्टेब्लिशमेंट और पीएमएल-एन को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो अब अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अब नून लीग के नुमाइंदगान आपको अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे अफसार आलम है, उन्होंने अचानक कहना शुरू कर दिया कि बुशरा बीबी को हीरो बनाया जा रहा है, उनको लीडर बनाया जा रहा है। लेकिन अचानक गोली चली तो साथ ही उनका मौक़िफ़ बदल गया कि नहीं, उन ठीक हो गया काम। तो यहां पे ना अपना अपना मौक़िफ़ अब अलग होना शुरू हो गया है। कुछ रिटायर फौजी अफसरान वो भी मैदान में उतारे गए हैं, और फैसल वाडा साहब हैं वो भी मैदान में उतारे गए हैं। कुछ और लोग हैं वो भी उतारे गए। वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ ये हुकूमत ने किया, एस्टेब्लिशमेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं है। बल्कि जनरल लोधी साहब ने तो यह भी मुतालबा कर दिया कि DGISPR से कि वो इसके ऊपर बयान दें कि इदारा इसमें मुलविस नहीं है। लेकिन अभी तक खामोशी है। अब ये जो बयानियां फैलाया जा रहा है रिटायर फौजी अफसरान की जानिब से कि जनाब ये जो डी चौक में हुआ इसका फौज से या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लेना देना कुछ नहीं है, ये हुकूमत का काम था, ये हुकूमत ने किया। और ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो फौज के ऊपर होती है। हुकूमत ही फौज को आइन के मुताबिक बुलाती है, उनकी ड्यूटी लगाती है। हुकूमत ये ऑर्डर दे सकती है कि ये करना और ये नहीं करना, और हुकूमती अहकामात के बगैर जो है वो इतना बड़ा कत्लेआम हो भी नहीं सकता। तो इमरान खान साहब ने ठीक किया कि 2 बंदों के ऊपर FIR की जाए, एक शहबाज शरीफ और एक मोहसिन नकवी। अब ये जो FIR 2 लोगों के ऊपर करने का इमरान खान साहब ने फैसला किया है, इस फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक नहीं कर पा रही। लेकिन ये दुरुस्त नुक्ता है, क्योंकि अगर ये लोग फंसेंगे तो ये बताएंगे कि इन्होंने ये क्यों किया और इसके पीछे पूरा गेम क्या था।
तो अब बंदे तो वहां पे शहीद हो गए, 12 की तो लाशें भी मिल गई, बहुत सारे लापता है, अभी नहीं पता वो कहां गए, जिंदा है मुर्दा है, क्या हुआ उनके साथ। लेकिन यह बात है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वो दोनों अब इससे पीछे हटना चाहते हैं एक एक कदम, और वो चाहते हैं कि ज्यादा बोझ दूसरा फरीक उठाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारे मामलों को ऐसा लगता है कि बाहर से देख रही है, और उन्होंने लगभग 40 सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेकिन उससे पहले हमाद अजहर साहब का एक ट्वीट है और वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हमाद अजहर साहब पंजाब के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इन लोगों ने कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाए। पंजाब में तो पूरा कर्फ्यू ही लगा हुआ था, किसी जगह पे भी बंदे इकट्ठे नहीं होने दिए। पंजाब को जोन्स के अंदर, हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग पंजाब से पहुंचे, उन्होंने बड़ा जोर लगाया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस बैरकों में जाना चाहिए और अपने ही लोगों पर जुल्म बंद करना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हक को उनके जूते तले रौंद दिया गया है और अब तेजी से खतरनाक सूरत-ए-हाल की तरफ बढ़ रहा है। इस्लामाबाद का कत्लेआम इस फाशिज्म की एक मिसाल उन्होंने करार दिया है। और साथ उन्होंने ये कहा कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पे जो तमाम लोग हैं इंसानी हुकूक के हवाले से, उनको देखना चाहिए, उनको दिखाने के लिए ये काफ़ी है कि ताकत के बेजा इस्तेमाल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पैमाने जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, ये सबको दिखाने के लिए काफ़ी है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये बकवास फौरन बंद करें और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हों। ये जनाब हमाद अजहर साहब का स्टेटमेंट है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 सवालात उठाए, बड़े चुभते हुए तल्ख सवालात। पहला सवाल यह है उनका कि गोली क्यों चलाई। दूसरा सवाल है इस्लामाबाद में कत्लेआम क्यों किया। तीसरा सवाल है नौजवानों को अगवा क्यों किया। 4 सहाफियों को जबरी गुमशुदा क्यों किया। 5 इमरान खान के गिरेबान पर हाथ क्यों डाला। 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फुटेज क्यों चुराई। 7 जजेस के बेडरूम्स में कैमरे क्यों लगाए। 8 इद्दत जैसे घटिया केस क्यों बनाए। 9 जाली मुकदमात में सजाएं क्यों दिलवाई। 10 लोगों की माओ बहनों के कपड़े क्यों फाड़े। 11 घरों की चादर चारदीवारी क्यों फलांगी। 12 अरशद शरीफ को बेदर्दी से कत्ल क्यों किया। 13 आइन के तहत पंजाब KPK में 90 रोज में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। 14 बल्ले का निशान क्यों छीना। 15 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका क्यों डाला। 16 इमरान खान की कैद तन्हाई में उसको क्यों रखा। 17 26वीं तरमीम के लिए MNAs को अगवा क्यों किया। 18 रिजर्व्ड सीटें क्यों छीनी। 19 सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रद्दी की टोकरी में क्यों डाला। 20 आला अदलिया को बेतौकीर, बेअसर और मफलूज क्यों किया। 21 समुद्र पार पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक क्यों किए। 22 शहरियों को झूठे केसेस में कैद क्यों किया। 23 एक्स को क्यों ब्लॉक किया ट्विटर। 24 पालतू सहाफियों से धमकियां क्यों दिलवाई। 25 मीडिया पर सेंसरशिप के पहरे क्यों बिठाए। 26 इमरान खान पर कातिलाना हमला क्यों करवाया। 27 पुलिस और जिले इंतजामिया को अवाम से क्यों लड़वाया। 28 मौलवियों से झूठे फतवे क्यों दिलवाए। 29 मिलिट्री हिरासत में कारकुनों पर तशद्दुद क्यों किया। 30 PTI लीडरों के घरों दुकानों उनको क्यों गिराया गया। 31 आजम सवाती की शर्मनाक वीडियो क्यों बनाई। 32 नाअहल रिश्तेदारों में ओहदे क्यों बांटे। 33 रियासत और अवाम के एतमाद के रिश्ते को क्यों तोड़ा। 34 अदम एतमाद के वक्त सिंध हाउस में मंडी क्यों लगाई। 35 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स क्यों तब्दील करवाए। 36 PTI लीडरों के जबरी इंटरव्यू क्यों करवाए। 37 PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम क्यों करवाए। 38 PTI मरकजी दफ्तर को ताले क्यों लगवाए। 39 KPK हाउस पर यलगार क्यों की। 40 चोरों और डाकुओं को इक्तदार पर क्यों बिठाया। और बेशुमार सवाल आते हैं। कौमी असम्बली में हमला करके वहां से बंदे क्यों गिरफ्तार किए, यह भी एक सवाल है। अब पश्तूनों की अंधाधुंध जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो क्यों की। इस तरह के लगभग 1000 सवाल होंगे, 40 तो PTI ने पूछे हैं, जो इस निजाम को बड़े तल्ख लगेंगे। और यही सवालात पूछने की तो सारे वो लोग सजा भुगतते हैं जो सहाफी ये सवालात उठाते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।